देखो, अब यहाँ पर जो पड़ोसी देश है, इन पड़ोसी देशों के मध्य सीमा का विस्तार, यानी कि हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश है, यहाँ पर देखो, एक क्या मिल गया आपको, यहाँ पर क्या मिल गया, पाकिस्तान मिल गया। ये क्या है आपका, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को देखोगे तो यहाँ से बस जस्ट थोड़ी सी सीमा किससे लग रही है, लद्दाख से लगती नजर आती है। ये क्या हो गया आपका, चीन हो गया। ये क्या हो गया आपका, नेपाल हो गया। ये जो दिख रहा है थिम्पू राजधानी भूटान, तो ये क्या है आपका, भूटान हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर क्या मिल रहा है आपको, म्यांमार मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्थलीय सीमा लगाने वाले जो देश है कौन कौन से है, पाक है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। अब इनकी सीमा कितने कितने किलोमीटर में लगती है, किसकी सबसे ज्यादा लगती है, किसकी सबसे कम लगती है, इन्हीं चीजों को आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपके दिमाग में और बिठा दूं कि यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी लगाते हैं और जलीय सीमा भी लगाते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछे कि भारत के जलीय सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, एक पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान है, क्योंकि जो पाकिस्तान है यहाँ पर आप देख रहे हो जल के पास से भी, यहाँ से अरब सागर से भी इससे क्या लगती है, हमारी सीमा लगती है। तो पाकिस्तान स्थल और जल दोनों प्रकार की सीमा लगाता है। ठीक है, अब आ गया हो इधर देखो, म्यांमार। म्यांमार की सीमा किससे लग रही है, बंगाल की खाड़ी से, और इधर से किससे लग रही, स्थल से भी। तो म्यांमार भी जो है वो क्या कर रहा है, हमसे जलीय सीमा भी लगा रहा है और स्थलीय सीमा भी लगा रहा है। ठीक है, बांग्लादेश भी हमसे क्या करता है, जलीय सीमा, नीचे क्या है भाई, बंगाल की खाड़ी है ना, तो बांग्लादेश भी क्या करता है, हमसे जलीय सीमा भी लगाता है और स्थलीय सीमा भी लगाता है। ठीक है, उसके अलावा जो श्रीलंका है वो तो हमसे जलीय सीमा लगाता ही है, जो मालदीव है वो भी हमसे क्या लगाता है, जलीय सीमा लगाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे जलीय सीमा लगाने वाले देश। ठीक है, इसके अलावा जलीय और स्थलीय सीमा की बात आए तो पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगाते हैं। आपसे कभी पूछे कि भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो मात्र दो ही राष्ट्र द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र हमारे, एक है मालदीव और दूसरा क्या है, श्रीलंका। आ गई बात समझ में, इतनी बात क्लियर है ना। एक क्या है, मालदीव और एक क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है आपकी, वो कौन लगाता है, बांग्लादेश लगाता है। सबसे अधिक भारत से सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो 4096.7 किलोमीटर की। ठीक है, ये है बांग्लादेश, देख रहे हो, यहाँ से पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय, त्रिपुरा से होते हुए क्या कर रहा है, भारत से पूरी सीमा लगा रहा है। तीन ओर से अगर हम देखें तो बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। जैसे हमारा त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वैसे ही बांग्लादेश हमारे भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इस आधार पर आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो सीमा है भारत की बांग्लादेश के साथ कितनी लग रही है, 4096.7 किलोमीटर। क्लियर। दूसरा है आपका चीन। दूसरा कौन सा है, चीन। चीन के साथ हमारी कितनी सीमा लग रही है, चीन को देखो, ये है चीन, लद्दाख से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, है ना, सिक्किम, और इधर से क्या लग जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से क्या कर रहा है, चीन सीमा लगा रहा है। तो इस प्रकार चीन की जो सीमा भारत से लग रही है कुल कितनी है, 3488 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है, भारत और पाक, भारत और पाकिस्तान, ये कितनी, इधर से इसके पश्चिम में आप देखोगे तो पूरा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से क्या कर रही है, इसकी सीमा लग रही है। तो ये जो पाकिस्तान की कुल सीमा है ये कितनी लग रही है आपकी, 3323 किलोमीटर की पाकिस्तान भारत से क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद आती है नेपाल की बारी।
तो नेपाल के साथ हमारी जो सीमा है वो लगती है 1751 किलोमीटर। तो ये है नेपाल। नेपाल किस किस से सीमा लगा रहा है, देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। तो यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी नेपाल की सीमा लग रही है वो कितनी है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अगला है म्यांमार, है ना, भारत म्यांमार सीमा कितनी लगती है, 1643। तो ये है म्यांमार। देखो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक क्या कर रहा है, म्यांमार भारत से सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ पर 1643 किलोमीटर सीमा भारत और म्यांमार की आपस में लग रही है। अगला आ जाता है आपका छोटा सा भूटान। यहाँ पे देखो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से भूटान क्या कर रहा है, सीमा कुल कितनी लग रही है, 699 किलोमीटर भूटान और भारत की सीमा लग रही है। इसके बाद है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा है मात्र 106 किलोमीटर। तो यहाँ पर लद्दाख के पीओके वाले क्षेत्र से अफगानिस्तान भारत से सीमा लगाता है, जो कि लगती है आपकी 106 किलोमीटर की। ठीक है, इस प्रकार आपकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 15,106, जिसको लगभग में 15,200 किलोमीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 15,200 किलोमीटर भी बोला जाता है। तो इस प्रकार आपके यहाँ की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब ये याद रखना। अब इसको इनके जो सामने वर्ड वाले वर्ड है, जैसे हम लोग इसको याद रखे थे बचपन में भूल, है ना, भूल को बना दो अ। ठीक है, तो यहाँ पर ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद हो गया नेपाल, म से म्यांमार हो गया, भू से भूटान हो गया, ल को बना दिए अ, तो क्या हो गया आपका अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा लो क्योंकि फिर इसी में और काम करेंगे अभी, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब है कि देश की सीमा से जो संबद्ध राज्य है, वो मतलब जो पड़ोसी देश है हमारे, उनसे हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से सीमा का साझाकरण करते हैं। कई बार ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। इसको 2-3 तरीके हैं अलग अलग पूछने के। एक तो परंपरागत तरीका, जैसा कि आप पढ़ते आते हो, फिर आगे और तरीके बताऊंगी। तो यहाँ पर एक है आपका ये परंपरागत तरीका, जिसमें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कौन कौन सीमा लगा रहा है, ये देखो, ये है बांग्लादेश, ये है क्या, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ तक देखो, पूरा यहाँ तक देखो, मुर्गे की जो नोच जैसी निकली हुई होती है वहां तक है। फिर असम 2 जगह से सीमा लगाता है, एक बार मेघालय के पास से और नीचे फिर त्रिपुरा के पास से, यानी कि जो असम है वो बांग्लादेश से मेघालय के दोनों ओर से सीमा लगा रहा है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। यानी कि एक बांग्लादेशी कौन हो गया, एक हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो असम मेघालय के दोनों ओर से झांकते हुए किससे सीमा लगा रहा है, बांग्लादेश से। और मेघालय की स्वयं आधी से ज्यादा सीमा किससे लग रही है, बांग्लादेश से। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम को हमने देखा। इसके बाद आगे आओ तो आगे आपको क्या मिल जाएगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद यहाँ से बांग्लादेश की सीमा समाप्त होती है, जिसमें से मिजोरम का जो एक हिस्सा है वो भी किससे सीमा लगा रहता है, बांग्लादेश से। तो यहाँ पर आप देखोगे त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, और मिजोरम का जो आधा हिस्सा है वो किससे सीमा लगा रहा है, बांग्लादेश से सीमा लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो 2 पड़ोसी देशों से सीमा लगाता है। एक तरफ क्या है इसके, बांग्लादेश है, ये तरीका भी याद रखना। एक तरफ क्या है, बांग्लादेश है, और इस तरफ क्या है, म्यांमार है। तो मिजोरम जो है वो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। अगला आओ चीन में कौन कौन सीमा लगा रहा है, ऊपर देखो, यहाँ पे लद्दाख मिल गया, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। तो यानी उत्तर में आप देखोगे 3 राज्य मिलेंगे, 3, एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य। ठीक है, एक लद्दाख, एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड। ये है चीन आपका। आगे बढ़ोगे, यहाँ छोटा सा ये जो निकला हुआ बैठा है गुड़ी मुड़ी मार के, सिक्किम, है ना। तो यहाँ क्या मिल गया, सिक्किम मिल गया। और फिर इधर क्या मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे चीन की सीमा हो जाती है समाप्त। तो इस प्रकार लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो
लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, इससे क्या लग रही है, सीमा लगा रहे। अब यहाँ पर देखना, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा, जो अरुणाचल प्रदेश है, ये दो देशों से सीमा लगा रहा है, एक चीन से लगा रहा है और दूसरा किससे लगा रहा है, म्यांमार से। तो अरुणाचल प्रदेश दो देशों से सीमा लगाता है, एक चीन से लगाता है और एक किससे लगाता है, म्यांमार से। तो ये भी कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि भविष्य में कभी आगे पीछे करके पूछा जा सकता है। अब शायद ये नोट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और है भी तो अभी देख लेते हैं आगे, और अगर नहीं है तो आप लोग इस तरीके से इसको इजाद कर लेना, ठीक है। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की इधर देखो, पहले 4 थी, अब क्या हो गई 5, क्योंकि लद्दाख भी सीमा लगा रहा है और जम्मू कश्मीर भी। पंजाब लगा ही रहा था, राजस्थान लगा ही रहा था, गुजरात लगा ही रहा था। तो ये जो सीमा है ये किसकी है आपकी भाई, पाकिस्तान की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, बस ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। अब यहाँ पर जो लद्दाख है उसको याद रखना, ठीक है। लद्दाख जो है ये भी दो देशों से सीमा लगा रहा है, एक किससे लगा रहा है, चीन से लगा रहा है, और दूसरा किससे लगा रहा है, पाक से लगा रहा है, और इसकी कुछ सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है, ठीक है। तो जो लद्दाख है वो 3 देशों से थोड़ी थोड़ी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके बाद आती है नेपाल की बारी। तो नेपाल से लगता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र पड़ोसी देश नेपाल से ही लगती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर देखो, उत्तराखंड जो है, नेपाल जो है उससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा लगा रहे हैं। अब यहाँ पर याद रखना कि जो आपका वेस्ट बंगाल है ये किनसे सीमा लगा रहा है, एक बांग्लादेश से भी सीमा लगाता है, बांग्लादेश से भी लगाता है, और किससे लगाता है, नेपाल से भी लगाता है, ठीक है। रही बात उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, तो जो उत्तराखंड है वो किस किस से लगा रहा है, नेपाल से भी लगा रहा है और चीन से भी लगा रहा है। तो नेपाल से भी लग रही है और किससे भी लग रही है, इसकी चीन से भी लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करते हुए चीजों को याद करते चलना है, ये पूछी जा सकती कभी भी। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, इधर से आओ ऊपर से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, कौन लगा रहा है, म्यांमार लगा रहा है, ठीक है। रही भूटान की, तो ये असम से, अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। भूटान किस किस से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल 3 पड़ोसी देश हो गए, पश्चिम बंगाल में एक और जोड़ लो, कौन सा हो गया आपका, भूटान हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसमें एक और देश जोड़ लो, कौन सा, भूटान। तो इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और सबका बना करके तैयार कर लेंगे, वैसे मैंने बना दिया है आगे, ठीक है। अगला है अफगानिस्तान, इससे कौन लगा है, तो लद्दाख लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, नोट में एक बात लिखी है कि भारत के कुल 16 राज्य, कितने, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के कुल कितने राज्य, 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। 7 बहनें तो यही हो गई, सिक्किम इसमें +1 कर दो, तो ये कितने हो गए यहाँ पर 8, ठीक है। इसके बाद बिहार को ले लो, पश्चिम बंगाल को ले लो, है ना। तो बिहार हो गया एक, पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, आपका कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और क्या हो गया आपका, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात, है ना। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो इस प्रकार आपके कितने, कुल 16 राज्य जो है वो पड़ोसी देशों से क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखोगे कि ये जो पड़ोसी देश है इनसे लगा हुआ सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है, मतलब जितने भी हमारे पड़ोसी देश है उनमें से कौन सा भारतीय राज्य किसके साथ सर्वाधिक लंबी सीमा को साझा करता है। नया टर्म है, थोड़ा सा याद रखना, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, और कितने किलोमीटर की लगती है, 2216.7 किलोमीटर की लगती है। कितनी, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है और 2216.7 किलोमीटर की। अगर यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो मैं मैप में भी आपको बता सकती हूँ, देखो।
देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखो बांग्लादेश, ये है सबसे ज्यादा सीमा किससे लग रही है, पश्चिम बंगाल से। देख ही रहे हो पूरा एक तरफ से बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो कुल कितनी लग रही है, 2216.7 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल के साथ लग रही है। अगला है नेपाल। नेपाल की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, यूपी के साथ। ये देख रहे हो नेपाल की सबसे ज्यादा जो सीमा है यूपी के साथ, कितनी, 651 किलोमीटर की सीमा लग रही है। रही बात म्यांमार की, तो म्यांमार सबसे ज्यादा सीमा किससे लगा रहा है, अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये म्यांमार की सीमा कुल कितनी लग रही है, 520 किलोमीटर की म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा लग रही है। भूटान सबसे ज्यादा किसके साथ लगाता है, तो भूटान को देखो नीचे की ओर असम के साथ। तो भूटान असम के साथ 267 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा को साझा करता है। पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो ये पूरा राजस्थान का हिस्सा, पश्चिमी राजस्थान का 1070 किलोमीटर की सीमा भारत का जो राजस्थान राज्य है वो पाकिस्तान के साथ साझा करता है सबसे ज्यादा। और चीन भी सबसे ज्यादा किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही। ये देखो ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी हिस्सा 75% यानी 1080 किलोमीटर जो सीमा है हमारी किससे लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा चीन से लग रही है। तो ये सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाले आपके भारतीय राज्य है जो पड़ोसी देशों के साथ लगाते हैं। तो इसको क्या रखोगे, याद रखोगे। इतनी बात क्लियर है सबको, बताइएगा। अब यहाँ पर भारत की जो जलीय सीमा है, समुद्री सीमा, इससे संबद्ध आपके 7 देश है। कौन कौन से, एक पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इसको उतना नहीं, लेकिन हाँ पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, ये है जो आपकी जलीय सीमा भी लगाते हैं। और भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, तो इनको ऐसे करके आप याद कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो देश है इनके संलग्न देशों की संख्या देखो यहाँ पर ध्यान से, जो अभी मैं बता रही थी ना आपको पीछे, तो यहाँ पर वही चीज है। वही चीज क्या है, जैसे कि आपने देखा जो सिक्किम है वो कितने देशों से, 3 देशों से सीमा लग रही है। सिक्किम की 3 देशों से सीमा लग रही है। कौन कौन से, एक नेपाल से, एक भूटान से और एक चीन से। ठीक है, याद रखेगा। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा लगा रहा है, चीन से, भूटान से और म्यांमार से। नागालैंड एक के साथ म्यांमार से, मणिपुर एक के साथ म्यांमार से, मिजोरम 2 के साथ बांग्लादेश और म्यांमार, त्रिपुरा एक के साथ बांग्लादेश, मेघालय एक के साथ लगा रहा है बांग्लादेश, असम 2 के साथ लगा रहा है भूटान और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल 3 के साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के, बिहार 1 के साथ नेपाल के साथ, यूपी भी 1 के साथ नेपाल के साथ, उत्तराखंड की 2 से लग रही है नेपाल और चीन से, हिमाचल प्रदेश की 1 से लग रही है चीन से, जम्मू कश्मीर की 1 से लग रही है पाकिस्तान से, लद्दाख की चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी लगती है। ठीक है, कुछ हिस्सा पंजाब का 1 लग रहा है किससे, पाकिस्तान से, राजस्थान का 1 लग रहा है पाकिस्तान से। ठीक है, गुजरात की 1 लग रही है किससे, पाकिस्तान से। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका है क्या करने का, इसको याद करने का। अब अगले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि क्या क्या है, देखो कोलाबा पॉइंट ये कहां पर है, मुंबई में है। ठीक है, कोलाबा पॉइंट आपको कहां मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, मुंबई में। ठीक है, पॉइंट किलीमेरे ये कहां मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। और पॉइंट पेड्रो ये कहां मिलेगा, जाफना, यानी श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी इलाका है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट पेड्रो जाफना। कई बार एज अ फैक्ट पूछ ली जाती है। अगला है भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा, है ना, हाँ मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके बीच में है,
ये भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। इस रेखा की जो इसको खींचा गया था, ये 1914 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये जो रेखा निर्धारित की गई भारत और चीन के बीच, मैकमोहन रेखा, जो 1914 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ उसमें निर्धारित की गई थी। और भारत और चीन की सीमा को इसी के आधार पर कितने सेक्टरों में? 3 सेक्टरों में या 3 भागों में बांटा गया था। हालांकि ये बात अलग है कि चीन इसको नकारता है, हर बार नकारता है, लेकिन उसके बावजूद अभी यही रेखा हमारे और उनके बीच विभाजन का काम करती है। अगला है भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। आपको पता होगा डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1896 में हुआ था। सर डुरंड के द्वारा किया गया था इस रेखा का निर्धारण। और अब ये जो रेखा है ये है आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खींची गई थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान अलग थोड़ा था, भारत का ही हिस्सा था, 1947 में आजाद हुआ, और इसलिए अब तक ऐसा माना जाता है कि डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, भारत के बीच में नहीं है। ठीक है, अगला है भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर जे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, जो गुजरात के क्रिक वाले पॉइंट क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपकी काराकोरम रेंज है, यहाँ पे अब चूंकि विभाजन की बात चल रही है, तो जो आपकी काराकोरम रेंज है, इस काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच, किसके बीच? भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच एक क्या है? जल विभाजक बनाती है, क्योंकि यहाँ पर काराकोरम में क्या है? 70 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या है? ग्लेशियर है। कितना? 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर भारत और चीन के बीच जल विभाजक का काम करता है। अब यहाँ पर ये जो काराकोरम में सबसे लंबा और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर माना जाता है, और इसको इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। जो काराकोरम में काराकोरम ग्लेशियर मौजूद है, इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। 2 ध्रुव है, एक उत्तर ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, और तीसरा ध्रुव कौन सा हो गया? आपका काराकोरम रेंज का ग्लेशियर हो गया। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण अगर फिजिकली देखें तो काली नदी बनाती है। ठीक है, काली नदी बनाती है, याद रखना इसको। चलो आगे है आपका आगे है आपका पट्टे की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका कैसे अलग होता है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका श्रीलंका वाला पॉइंट। ये जो है आपका श्रीलंका है, यहीं पर आपकी क्या है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? मन्नार की खाड़ी, और क्या है आपकी? पाक की खाड़ी। तो ये दोनों क्या करते हैं? भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, और यहीं पर यहाँ जो प्रवाल की एक रेखा मिलेगी, इस प्रवाल की रेखा को ही क्या कहा जाता है? प्रवाल द्वीप कहा जाता है। इस प्रवाल की रेखा को क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप। और यहीं पर ब्रिज जो बनाया गया था पुराने समय में, उसको कहा जाता है आदम ब्रिज या आदम का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम ब्रिज या आदम का पुल कहा जाता है, एडम ब्रिज। ठीक है, और यहीं पर जो पंबन द्वीप है, उस पर भारत का एक जो धार्मिक स्थल है रामेश्वरम, जो कि 4 धामों में से एक धामों में आता है। तो जो रामेश्वरम है वो भी आपको कहाँ मिलता है? यहीं पर मिलता है, इस भूभाग में। यहाँ पर प्रवाल की एक ऐसी रेखा है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एडम ब्रिज कहते हैं, इसी को राम सेतु भी कहते हैं। और यहीं पर रामेश्वरम भी स्थित, यहाँ एक द्वीप है पंबन द्वीप, जिस पर क्या अवस्थित है? रामेश्वरम अवस्थित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ से। चलो अब इसके बाद इसको थोड़ा सा साइड में कर दे कुछ देर के लिए।
हाँ देखो यहीं पे, और आदम ब्रिज की जो शुरुआत है तमिलनाडु का एक स्थान है धनुषकोडी, वहीं से होती है। ठीक है, ये हो गया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश है वो क्या है आपका, इंडोनेशिया है। कौन सा है, इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे निकटतम जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया। वर्ड की भी अभी जरूरत पड़ेगी जल संधियां बताने में। ठीक है, हाँ ये देखो, ये है आपका विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा क्या, ये है आपका भारत, और ये है आपका, ये वाला जो भाग है ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो श्रीलंका के बाद सबसे जो हमारा निकटतम जलीय पड़ोसी देश है वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। भारत में ये तो हो गया। हाँ, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, ये यहाँ मिल ही रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ से क्या मिल रहा है, अरब सागर, यहाँ से बंगाल की खाड़ी, और नीचे से क्या मिलता है, हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिणी भूभाग में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में। तो हमारे यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी मौजूद है तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मनार के बीच में समुद्र में डूबी एक प्रवाल द्वीप है, जो भी बताया, जिसमें क्या राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जाफना तमिल बहुल क्षेत्र है, तमिल बहुल क्षेत्र यानी तमिल बोल भाषी भाषा वाले यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, और ये शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर अगर आप देखोगे ये वाला जो ऊपर निकला हुआ श्रीलंका का सबसे ऊपर निकला हुआ भाग दिखेगा, वही क्या कहलाता है, जाफना प्रायद्वीप। जब आपके पास मतलब अभी क्लास हो जाए तो एक बार मैथ की जो बुक होगी उसमें जाकर के स्टडी करना, आपको नजर आएगा। ठीक है, संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पर एक अब यहाँ पर कुछ जल संधियां हैं और जलड मरु मध्य है। ठीक है, रुको, क्या है, कुछ जल संधियां हैं और कुछ क्या है हमारे पास, जलड मरु मध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चैनल्स है, मतलब ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो ये जो चैनल्स है, जैसे कि 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। यहाँ पर आपके मिल जाते हैं लक्षद्वीप समूह। ठीक है, थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मालदीव समूह। ठीक है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय नामक द्वीप है उसके और मालदीव के बीच एक रेखा है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय को यानी भारत के मिनिकॉय को मालदीव देश से क्या करता है, अलग करने का काम करता है। ऐसे ही है एक 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के ही बीच में है। जब हम लोग द्वीप समूह पढ़ेंगे तब सारे द्वीप और सारा उनका मैं पूरा विस्तार से बताती हूँ। पूरे के द्वीप को हम देखते हैं क्या नाम है, किस तरीके से, अभी यहाँ पे वृत्त में चलेंगे, लेकिन जब हम द्वीप समूह पढ़ेंगे तब हम विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9 डिग्री चैनल ये आपको किसके बीच मिलेगा, लक्षद्वीप में ही 2 द्वीप है। एक मिनिकॉय जो लक्षद्वीप की मुख्य भूमि से अलग होता है, नीचे की ओर है, तो इनके बीच आपको मिल जाता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, एक है आपका 6 डिग्री चैनल जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसके बीच है। यहाँ पर है आपके अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की रेखा। ठीक है, अब यहीं पर है आपका 6 डिग्री चैनल जो ये सुमात्रा द्वीप को, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करता है, भारत के ग्रेट निकोबार, सबसे लास्ट पॉइंट हमारा, उससे क्या करता है, अलग करता है। एक है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आप अंडमान निकोबार के आप क्या पाएंगे, बहुत सारे द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो 10 डिग्री
चैनल है ये लघु अंडमान को निकोबार यानी कि कार निकोबार से अलग करने का काम करता है। जब हम द्वीप समूह पढ़ेंगे तब इनको हम विस्तार से उसमें बकायदा हम जो पूरा डायग्राम है उसको बना करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लघु अंडमान नीचे दक्षिणी अंडमान के नीचे मिलेगा और लघु अंडमान के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा 10 डिग्री चैनल। इस तरीके से ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, यहाँ पे कार निकोबार, यहाँ ग्रेट निकोबार, इसके बीच में आपको मिल जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्या मिलेगा? 10 डिग्री चैनल, जो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम करता है, ठीक है। अगला है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, ये ग्रेट निकोबार में, यहीं पर ग्रेट निकोबार में आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ग्रेट चैनल मिल जाएगा, ग्रेट चैनल। और ये ग्रेट चैनल क्या कर रहा है? ग्रेट चैनल क्या कर रहा है? इंदिरा पॉइंट को, जो कि आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है, इस इंदिरा पॉइंट को किससे अलग करता है? इंडोनेशिया से अलग करने का काम करता है, ठीक है। अगला है आपकी कोको जल संधि, ये अंडमान और कोको द्वीप को अलग करती है। देखो यहाँ पर आपका क्या है, देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो म्यांमार है इसका एक द्वीप है कोको द्वीप, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको कहते हैं कोको जल संधि, जो अंडमान को, किसको? अंडमान को किससे अलग करता है? म्यांमार से अलग करने का काम करता है। एक है आपका 11 डिग्री चैनल, ये 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के अंदर ही बनता है और अमीनी द्वीप यानी उत्तर की ओर, यहाँ पर अमीनी द्वीप को, लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप को कन्नौर से अलग करने का काम करता है। कौन सा? 11 डिग्री चैनल। हाँ, ये याद करने हैं ऋषि जी, पूछे जाते हैं, ये याद ही करने हैं आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर आप इसको इस तरीके से याद कर लो, जब अभी हम और ज्यादा सब्जेक्ट में प्रवेश करेंगे और जब मैं आपको द्वीप समूह स्पेशली पढ़ाती हूँ, जो हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, जिसमें हम पूरा हिमालय तंत्र पढ़ते, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ते, थार मरुस्थल पढ़ते, पूरा दक्कन का पठार पढ़ते, पूर्वोत्तर पहाड़ियां पढ़ते हैं, उसी में हम द्वीप समूह को भी पढ़ते हैं अलग से। तो जब उसमें द्वीप समूह को हम पढ़ते हैं विस्तार से, तब उसमें एक एक द्वीप का मैं डायग्राम भी बनाती हूँ, नाम भी लिखती हूँ और कहाँ से कौन से चैनल गए हैं ये भी बताती हूँ, ठीक है। तो तब उसके साथ आपको ये चीजें और अच्छे से याद हो जाएगी। अभी आप इसको ब्रीफ में रखें, थोड़ा सा अपने दिमाग में ये एडजस्ट करें कि हाँ ये यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई ये परिचय की। अगला जो है वो है विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद सम्मिलित किए गए। कई बार यहाँ से भी आपसे क्या पूछ लेता है? प्रश्न पूछ लेता है। तो फ्रांस के अधीन कुछ क्षेत्र थे जो स्वतंत्रता के बाद हमने लिया, हालांकि फ्रांस का एक क्षेत्र हमने स्वतंत्रता के पूर्व ही ले लिया था। चंद्रनगर को 1946 में स्वतंत्रता के पूर्व ही सम्मिलित कर लिया गया था। इस पर किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था। ऐसे ही पांडिचेरी, वर्तमान पांडिचेरी पहले कहते थे, अब पुदुचेरी कहा जाने लगा है। तो पांडिचेरी के जो 3 राज्यों में फैले हुए क्षेत्र है, एक स्वयं पांडिचेरी या पुदुचेरी जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में है। कराईकल भी कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। माहे कहाँ पर है? केरल में है, केरल में, ठीक है, केरल में, है ना। और यमन कहाँ पर है? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। तो 3 राज्यों में ये फैला। तो इसमें से जो पुदुचेरी है उसको 1954 में, मतलब कि एक साथ पुदुचेरी के जो ये सारे स्थल थे 1954 में भारत सरकार ने इसको क्या ले लिया? अपने अंडर ले लिया और क्या बना दिया? एक यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। अगला पुर्तगाल के अधीन भी कुछ क्षेत्र थे जिसमें था दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली को भी 1954 में हमने क्या किया? भारतीय जो सैनिक है उनको भेज करके हमने उसको अपने अंडर में लिया। और दमन दीव को 1961 में, याद रखना, दादर और नागर हवेली को कब? 1954 में। दमन दीव को कब? 1961 में। और जो गोवा है उसको कब मिलाया? 1961 में। तो पुर्तगालियों के अधीन थे ये क्षेत्र और फ्रांस के अधीन थे ये क्षेत्र, जिनमें से फ्रांस का एक क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्व तथा बाकी 1954 में, और पुर्तगाल के अधीन एक क्षेत्र दादर नागर हवेली 1954 में, बाकी दमन दीव और गोवा को 1961 में भारतीय संघ में मिला लिया गया और इसको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। पहले गोवा को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन अब वो एक पूर्ण राज्य है। इसके अलावा दादर और
नागर हवेली दमन दीव दोनों को मिक्स कर दिया गया है। अब ये एक यूनियन टेरिटरी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इतनी बात आपको यहाँ पर स्पष्ट हुई। अब देखो यहाँ पर कुछ और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के लिए जोड़ दिए हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। और यहाँ पर खैर ये चीज तो मुझे बताना ही है, भारत की समुद्री सीमा, उसको अभी मैं समझा रही हूँ आपको। पहले यहाँ पर देख लो एक चीज, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे भारत की पहले समुद्री सीमा समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे, ठीक है। चलो देखो, भारत के जलीय क्षेत्र है ना, एक भारत के जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, ठीक है। भारत का जो जलीय क्षेत्र है, भारत या किसी भी देश का जो जलीय क्षेत्र है उसके आसपास कितना स्पेस है उस पर डिपेंड करता है। सबका जलीय क्षेत्र एक समान नहीं होता है, किसकी तटरेखा कैसी है, किसकी तटरेखा के पास कौन सा अन्य और कोई देश मौजूद है, तो उसकी सीमा का भी ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार हर देश की अपनी अलग अलग जलीय सीमा होती है। चूंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसको भारत के भूगोल के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। अब ये जो जलीय सीमा है इसकी कहानी और ये सब उत्पन्न कैसे हुआ, तो आपको याद होगा चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, आपने पढ़ा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों चल रहा था, क्योंकि एक देश दूसरे देशों पर अधिकार करना चाहता था, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, कुल मिला के स्थलीय भूभागों को हड़पना चाहता था। उसी समय बात निकल करके आई कि भाई स्थलीय भूभाग भी जरूरी है, स्थलीय भूभागों के साथ साथ जलीय भूभाग भी जरूरी है। तो उस समय ये एक और बहस छिड़ गई कि स्थलीय भूभाग पर कब्जा किया जाए कि जलीय भूभाग पर कब्जा किया जाए, दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है। तो इन सब स्थितियों से निजात पाने के लिए तब ये सोचा गया कि अगर ऐसा हुआ तो और ज्यादा युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तब कैसा किया जाना चाहिए, तो तब यूएन नामक संगठन जो था वो अस्तित्व में आया था। यानी उस समय बात चल रही थी आपस में, लोग जो बड़े बड़े थे, नेता थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि ऐसे तो पूरा विश्व ही तबाह हो जाएगा, सब आपस में एक दूसरे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए लोगों को मारेंगे, काटेंगे और सब समाप्त हो जाएगा। तो सब समस्या से बचने के लिए एक संगठन बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ का सम्मेलन होता है। क्या होता है, यूएनओ का सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में, ये जो सम्मेलन है ये होता है 1982 में, उस समय होता है। फिर 1982 में एक उस समय सम्मेलन होता है, उसके बाद कैसे भी बात संभाली जाती है। और 1982 में एक नियम आता है जिसको कहते हैं सागर संधि नियम। क्या कहते हैं, सागर संधि नियम। और इसी सागर संधि नियम के तहत अब जो जलीय सीमाएं हैं अलग अलग देशों की अपनी अपनी निर्धारित कर दी गई है, जिनमें से अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत को आप देखना यहां पर है ना, देखो यहां पर देखिएगा, यहां पर भारत में क्या है कि ये आपका क्या है, स्थलीय भूभाग है। इसको क्या मान के चलो आप, स्थलीय भूभाग। किसी भी देश का स्थलीय भूभाग एक समान नहीं है। कैसा होता है, कटा फटा होता है, असमतल होता है। यानी कि कोई भी ऐसा महाद्वीपीय भूखंड नहीं है जिसका विस्तार जल में ना हो। एक बात तो ये याद रखना, पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर ऐसा कोई भी महाद्वीपीय या स्थलीय भूखंड नहीं है जिसका कुछ हिस्सा जल में डूबा हुआ ना हो। तो ऐसे ही सभी देशों के और भारत के भी कुछ हिस्से, तीन तरफ से तो भारत जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो उसके जो तीनों तरफ के हिस्से हैं वो किसमें है, जल में डूबे हुए, जलमग्न है। अब उसके जो अंदर जलमग्न भूभाग है उसकी जो तटरेखा है वो कटी फटी है। किसी भी देश की सबकी तटरेखाएं कटी फटी है, किसी की भी समतल समान नहीं है। तो सर्वप्रथम ये जो कटी फटी तटरेखा है, इन कटी फटी तटरेखाओं को एक आधार रेखा से मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, एक आधार रेखा से मिलाया जाता है। तो इन कटी फटी तटीय रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। अब ये जो आधार रेखा खींची गई, हमने काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मौजूद है, ये जो खाली स्थान यहाँ पर सब क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो अंदर जो ये
जल मौजूद है, ये जो जल मौजूद है, एक मिनट, अंदर जो ये जल मौजूद है इसको क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहा जाता है? आंतरिक जल कहा जाता है। अब इस आधार रेखा, जो ये कटे फटे तट रेखाओं को मिलाने वाली जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, कहां तक? 12 समुद्री मील तक, ठीक है, 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ बनेगा, ये 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र, इसको हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा। तो भारत के लिए ये 12 समुद्री मील है, अन्य देशों के लिए ये कुछ और हो सकती है, वहां के विस्तार के अनुसार, ठीक है। तो ये एक समान नहीं होता है, इस चीज को हमेशा याद रखना। भारत के लिए कितने निर्धारित है? तो भारत के लिए निर्धारित है 12 समुद्री मील। अब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और ये जो प्रादेशिक सीमा तक का जो ये क्षेत्र है, 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र, जहां पे क्या मौजूद है? जल मौजूद है। यहाँ पे सारा क्या मौजूद है? जल मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में भारत का क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। इस पूरे क्षेत्र में क्या होगा? भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। यहाँ पर भारत क्या क्या कर सकता है? सीमा शुल्क वसूल सकता है, राजस्व वसूल सकता है, सामरिक सुरक्षा की व्यवस्था कर सकता है, घुसपैठियों को भगा सकता है, कोई जहाज आ रहा है तो उससे विभिन्न प्रकार की जानकारी मांग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बंदरगाह वगैरह, जितने पोताश्रय वगैरह वो सब होते हैं, वो इसी सीमा के अंदर संचालित होते हैं। 12 समुद्री मील तक ही संचालित होते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील, ये भी याद रखना। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 मील। जिस सागर में जो परिवहन होता है वो इसी एक मतलब समुद्री मील के आधार पर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा, जहां पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। भारत यहाँ बंदरगाह बना सकता है, इस सामानों की आवाजाही, कोई भी माल जहाज किसी कोई आवश्यकता है तो वो आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ की सुरक्षा का पूरा दायित्व किसके पास है? भारत के पास है। तो यहाँ भारत अपनी क्या करता है? पूरी सुरक्षा करता है। जैसे कि यहाँ पे भारत अपने नौसैनिक अड्डे भी स्थापित करके रखता है, जहां से 12 समुद्री मील की जो सीमा है खत्म होने वाली है, वहां पर क्या बनते हैं? नौसैनिक अड्डे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? नौसैनिक अड्डे बनाए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो 12 समुद्री मील के बाद का जो भूभाग है आगे का, तो आगे यहाँ से आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, याद रखना, किससे? आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो ये क्षेत्र है, इसको कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अब यहाँ पर होता क्या है? देखो, ये जो हमने अपने यहाँ पर नौसैनिक अड्डे बनाए हैं, इनका काम है इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा करना, ठीक है। अब ये जो नौसैनिक अड्डे बने हैं, अब इनको पता होता है कि हमारी सीमा में कौन से देश का जहाज आने वाला है, कौन कौन सा उनमें सामान आने वाला है, या और कोई भी जो भी गतिविधि यहाँ होने वाली है उसकी जानकारी इन नौसैनिकों को पहले से होती है। लेकिन जब कोई ऐसा जहाज, मान लो कोई देश से कोई जहाज निकला है, उसका इरादा तो नहीं है भारत में आने का, लेकिन वो क्या हो गया? मार्ग भटक गया और भारत के अविच्छिन्न मंडल यानी कि समुद्री सीमा में अविच्छिन्न मंडल संलग्न क्षेत्र में क्या कर गया? ये जहाज एंटर कर गया। अब ये जो जहाज यहाँ पर एंटर किया है, इसकी ये जानकारी निकालेंगे नौसैनिक अड्डे वाले कि भाई ये जहाज जो आ रहा है उसका नंबर देखेंगे, फ्लैग देखेंगे, या किसी में फ्लैग नहीं है, कई कारण हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूरी छानबीन करेंगे। तो ये दौड़े जाएंगे, जब जहाज को आते देखेंगे और इनको पता चलेगा कि ये परमिट वाला नहीं है, इसको कोई अनुमति नहीं मिली, ये अचानक से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से नौसैनिक अड्डे जहाज के यहाँ आने के पहले ही दौड़े इनके पीछे जाएंगे और जाकर के इनसे पूरी जानकारी जुटाएंगे। सबसे पहले तो बोलेंगे आप एक फ्लैग को
ऊपर लगाइएगा। फिर उनसे कि आप यहाँ किस कारण से, अब ये जहाज वाला बोला कि अगर रास्ता भटक गया है तो किस देश का है किस देश का नहीं है, ये सारी जानकारी जुटाएंगे। बोलेंगे अपने देश का फ्लैग ऊपर लगाओ, उनके देश के नौसैनिक अड्डे से बात करेंगे, वहां से जानकारी जुटाएंगे, तो बोलेंगे हाँ ऐसे ऐसे जहाज निकला था, ऐसे ऐसे भटक गया है, तो फिर इनको सही रास्ता दिखा दिया जाता है। या कभी किसी जहाज का फ्यूल खत्म हो जाए, लेकिन वो आना तो नहीं चाहता था भारत, लेकिन फ्यूल खत्म हो गया, तो उसके लिए भी वो यहाँ आ सकता है। नौसैनिक अड्डे से सिपाही जाते हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं, इनको फ्यूल भरवाते हैं, जितने घंटे की अनुमति रहती है उतने घंटे की अनुमति दे करके फ्यूल भरवा करके इनको वापस भेज देते हैं। तो यहाँ तक का भी जो क्षेत्र है वो भी हमारे ही अधिकार में है संपूर्ण, ठीक है। लेकिन जो हम निगरानी कर सकते हैं, जिस पर हम 100% अपना अधिपत्य बता सकते हैं, वो है हमारा ये 12 समुद्री मील वाला हिस्सा, ठीक है। इस प्रकार ये क्षेत्र हो जाता है अविच्छिन्न मंडल संलग्न क्षेत्र, जो इससे संलग्न हुआ है, जहां यहाँ जो सारे अधिकार है वही सारे अधिकार आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इसके बाद का जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है, सॉरी हाँ, इसके बाद का जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जोन, आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अब ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं, और ये होता है आपका 200 समुद्री मील तक। कितना? 200 समुद्री मील तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का अनुसंधान कर सकते हो, यहाँ पर जो सैन्य अभियान होते हैं वो किए जा सकते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये सबके लिए ये भी अलग अलग होता है, ठीक है। ये सबके लिए ये भी अलग अलग होता है, और यहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक विदोहन हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो परितंत्र है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ से खनिज मॉड्यूल्स अगर कुछ है तो वो भी हम ले सकते हैं, पेट्रोलियम तेल है तो वो भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे अधिकार जरूर है हमको, लेकिन इसका हम अंधाधुंध दोहन नहीं कर सकते। और 200 समुद्री मील के बाद का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उच्च सागरीय क्षेत्र, और उस उच्च सागरीय क्षेत्र में जितने भी देश लग रहे होंगे, जैसे श्रीलंका लग रहा होगा, इंडोनेशिया लग रहा होगा, तो इन सबका सम्मिलित रूप से वहां पर अधिकार होता है। हमारे भारत का भी है, और अन्य देश जो लग रहे होंगे उस सीमा से, उनका भी वहां पर क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से अधिकार होता है। तो 200 समुद्री मील के बाद का जो क्षेत्र है ये कहलाता है उच्च सागरीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? उच्च सागरीय क्षेत्र, जहां पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो इस प्रकार से आपके भारत की क्या निर्धारित की गई है? सीमाएं निर्धारित की गई है। क्लियर है यहां तक? बताइएगा, इतनी बात क्लियर है सभी को? बताइएगा। तो यही क्या कर दिया गया है, आपको ये रेडी करा दिया गया है, यहाँ पर मैंने इसको तैयार करवा दिया है ना। देखो यहाँ पर ये आपका रेडी है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा मैरीटाइम बेल्ट जो या क्षेत्रीय सागर टेरिटोरियल सी आधार रेखा से कितना है? 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को क्या होता है? संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। आधार रेखा क्या होती है? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित रेखा है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित जो सागरी जल है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल वाटर या आंतरिक जल कहते हैं। अविच्छिन्न मंडल या जो संलग्न क्षेत्र है इसकी दूरी आधार रेखा से कितनी होती है? 24 समुद्री मील होती है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 मील होता है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला है देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। आधार रेखा से कितना होता है? 200 समुद्री मील तक होता है। इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने, नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने की छूट मिली होती है। इसके बाद क्या होता है? उच्च सागर होता है, जहां पर सभी राष्ट्रों का क्या हो जाता है? समान अधिकार हो जाता है। ठीक है, अब जो पीछे मैंने सारा समझाया वो यहाँ समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि
भारत के वो जो तटीय सीमाएं वाला था ना, यहाँ पर मैंने किलोमीटर्स लिख दिए हैं, तो उनको थोड़ा याद रखना। अब यहाँ पर मेरे को इसको बताने का उद्देश्य ये था कि सबसे ज्यादा जो जलीय सीमा लगती है जिस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की, वो है आपका अंडमान निकोबार। कितनी लगती है? 1962 किलोमीटर इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। किसकी? अंडमान निकोबार की। तो कभी गुजरात ऑप्शन में ना हो और अंडमान निकोबार हो तो प्रायोरिटी क्या है? अंडमान निकोबार। और गुजरात भी हो तो भी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अंडमान निकोबार। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जिसकी लगती है 1214 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी लगती है कितनी? 973 किलोमीटर। चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जिसकी लगती है 906 किलोमीटर। और पांचवें नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसकी लगती है 652 किलोमीटर। सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गोवा की लगती है 101 किलोमीटर। और गोवा के बाद जो दूसरी सबसे कम सीमा लगा रहा है वो कौन है आपका? लक्षद्वीप। कितनी? सॉरी, हाँ पुदुचेरी, सॉरी नहीं, पुदुचेरी की सबसे कम लग रही है 47.60। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे कम किसकी लग रही है? पुदुचेरी की। कहीं गड़बड़ की हो क्या? जाने, तुमने कहा। नहीं ठीक है। देखो, अंडमान निकोबार की 1962, पुदुचेरी की 47, लक्षद्वीप की 132, दमनदीप की 42, पश्चिम बंगाल की 157। ठीक तो है ना? हाँ 42। हाँ ये, हाँ दमनदीप की सबसे कम लग रही है। ठीक है, सबसे कम किसकी लग रही है? दमनदीप की। लेकिन राज्यों में बात आएगी तो गोवा की। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम किसकी लग रही है? दमनदीप की। और दूसरे नंबर पर कौन है? पुदुचेरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका क्या? गोवा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर, है ना। चलो, ये हो गया। इसके बाद ये पढ़ा दिया था कल। कुल कितनी हो गई? 7516। भारत की कुछ ऐसा एज फैक्ट है जो ये है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। ठीक है, चलो यहाँ तक आपका क्या हो जाता है? ये जो भारत का परिचय है वो कंप्लीट हो जाता है ना। चलो, कल से हम पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना। आज के लिए बस इतना ही है आपका, है ना। कल से हम किसको पढ़ेंगे? भूगर्भिक संरचना को ओपन करेंगे। आज के लिए भारत का जो परिचय है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। नोट्स मैं अभी डलवा दे रही हूँ आप लोगों को। डाल दिए क्या? अच्छा, नोट्स जैसा कि सर बोल रहे हैं उन्होंने डाल दिए हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? बोलो, पूरा हो गया क्लियर? अब यहाँ से कैसा भी पूछ ले आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब कल हम पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना। आज के लिए बस यहीं तक रखेंगे।